जय राजधानी और जय हिंद बोलना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लाइव सेशन में अपना जुड़ना हो रहा है, ये हमारे डायरेक्टर सर, हमारे डियर रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर डॉक्टर रमेश यादव जी के बदौलत ही हो रहा है। तो मैं उनका जो है बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को भी जो है घर पे उन्हें जो है आभार व्यक्त करना चाहिए, राइट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, राइट। कल जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, प्रीवियस लाइव सेशन में हमने क्या स्टडी किया था? मैंने आपको बताया था एनिमल डाइवर्सिटी के कुछ एक बेसिक पॉइंट, कुछ एक माइंड मैप बताया था, राइट। और आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, राइट। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो एनिमल डाइवर्सिटी अपन ने पढ़ा था वो बेसिकली किसके बारे में था? वो मैंने आपको 12 बेसिक टाइप के फाइलम के बारे में आपको बताया था। और वो जो 12 बेसिक टाइप के फाइलम थे उसके बारे में मैंने आपको ये कहा था कि आपको ऑन द फिंगर टिप्स मुजवानी याद होना चाहिए, वो भी उसी प्रॉपर सीक्वेंस में, राइट। मैं जब भी लाइव सेशन करूंगा तो स्टार्टिंग के 5 डेज में आपको वो 12 फाइलम जो है ऑन द फिंगर टिप्स बेसिस जो है रेगुलर बेसिस पे मैं आपको क्या करूंगा, यहां पर अगेन रिवाइज करूंगा। रेगुलर 5 डेज तक जो है 12 फाइलम को लिखूंगा और आपको बोलूंगा कि उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, लर्न करना है। तो फर्स्ट हमारा एम क्या है कि उन 12 फाइलम को प्रॉपर डेवलपमेंटल सीक्वेंस में, इवोल्यूशन के सीक्वेंस में, विकास के क्रम में जो है हमें क्या करना है, लर्न करना है, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो फर्स्ट फाइलम है वो बेसिकली क्या होता है। मैंने कल भी बताया था आपको कि फर्स्ट फाइलम जो था हमारा किसके बारे में था? मैंने कहा फर्स्ट फाइलम था हमारा प्रोटोजोआ। क्या था? मैंने कहा था आपको फर्स्ट फाइलम क्या था? प्रोटोजोआ था, राइट। मतलब प्रथम संघ जो था हमारा प्रोटोजोआ संघ था, राइट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद मैंने आपको बताया था पॉरीफेरा फाइलम के बारे में। किसके बारे में? पॉरीफेरा फाइलम के बारे में बताया था। और मैंने आपको यह भी कहा था कि बेसिकली पॉरीफेरा फाइलम के जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी स्पीसीज होते हैं, वो क्या होते हैं? मैंने कहा उसके बॉडी पर पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और इसे जो है कॉमनली क्या कहा जाता है? तो ऑल द मेंबर्स विच बिलोंग टू द पॉरीफेरा फाइलम, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्पंज भी कहा जाता है, राइट। थर्ड फाइलम जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था? मैंने कहा थर्ड फाइलम हमने डिस्कस किया था सीलेंट्रेटा। क्या डिस्कस किया था हमने? सीलेंट्रेटा के बारे में हमने पढ़ा था। और बेसिकली मैंने आपको यह कहा था कि सीलेंट्रेटा जो होता है इस संघ के सभी जीवों को, ऑल द मेंबर्स दैट बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर फाइलम, क्या कहते हैं? उसे निडेरिया भी कहते हैं, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फोर्थ फाइलम जो हमने कल स्टडी किया था। मेरा पर्पस यह है कि आप इसी फाइलम को जो है 12 फाइलम को इसी सीक्वेंस में ऑन द फिंगर टिप्स लर्न करें। इसीलिए मैं कल की बात को वापस से रिवाइज करने जा रहा हूं, राइट। तो उसके बाद हमने स्टडी किया था क्या? उसके बाद हमने टीनोफोरा स्टडी किया था। क्या स्टडी किया था? टीनोफोरा फाइलम के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा के बाद कौन सा होता है? मैंने कहा था टीनोफोरा के बाद जो फाइलम होता है उसे कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, राइट। और प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में मैंने कहा था कि इसे क्या कहते हैं? इसे फ्लैट वॉर्म कहते हैं। इस पर्टिकुलर फाइलम का कॉमन नेम क्या होता है? मैंने कहा इस पर्टिकुलर फाइलम का कॉमन नेम होता है चपटे कृमि भी कहा जाता है, फ्लैट वॉर्म कहा जाता है, राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें पढ़ना होता है बेसिकली किसके बारे में? हमें पढ़ना होता है एस्कहेल्मिन्थीज के बारे में। मैंने कहा एस्कहेल्मिन्थीज के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। और इसे क्या कहते हैं? इस संघ के सदस्यों को, मतलब ऑल द मेंबर्स विच बिलोंग टू दिस फाइलम, उसका कॉमन नेम क्या होता है? तो मैंने कहा इसे कहा जाता है गोल कृमि, मतलब राउंड वॉर्म कहा जाता है, राइट। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट फाइलम जो एस्कहेल्मिन्थीज के बाद आता है वो क्या होता है स्टूडेंट? मैंने कहा था एनेलिडा, राइट। जिनके शरीर पर जो है कुछ एक रिंग लाइक जो है मैनर में स्ट्रक्चर होते हैं। उनके जो शरीर के जो भाग होते हैं, बॉडी के पार्ट जो होते हैं, वो सेगमेंटेड होते हैं और वलयनुमा संरचना रिंग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं या फिर अरेंज्ड होते हैं, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एनेलिडा के बाद हमने जो कल फाइलम देखा था, जिस संघ का हमने अध्ययन किया था वो क्या था? मैंने कहा था एनेलिडा के बाद हमने स्टडी किया था ऑर्थ्रोपोडा। किसका? हमने कहा था ऑर्थ्रोपोडा
का स्टडी किया था। ऑर्थ्रोपोडा के लिए मैंने आपको कहा था कि इस संघ के सदस्य जो होते हैं उनके जो बेसिक फिट होते हैं या फिर कुछ एक पोडियम लाइक स्ट्रक्चर होता है या इनमें पाए जाने वाले जो पादनुमा संरचना होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, संधि युक्त होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं, राइट। उसके बाद हमने स्टडी किया था नाइन्थ फाइलम एनिलिडा। ऑर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा आता है, तो ये होता है मोलस्का। क्या होता है, मैंने आपको मोलस्का के बारे में बताया था कि मोलस्का संघ के जीव जो होते हैं, ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हिच बिलोंग टू दिस मोलस्का फाइलम, वो क्या रखते हैं, उनका जो बॉडी होता है, उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, राइट। मोलस्का के बाद हमने स्टडी क्या किया था, मोलस्का के बाद मैंने आपको बताया था इकाइनोडर्मेटा के बारे में। किसके बारे में, मैंने आपको इकाइनोडर्मेटा के बारे में बताया था। और बेसिकली ये जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इसके बारे में मैंने आपको ये कहा था कि जितने भी स्पीसीज और मेंबर्स जो हैं इस फाइलम से बिलोंग करते हैं उसे क्या कहते हैं, मैंने कहा था इकाइनो वर्ड का मतलब होता है स्पाइन्स और स्पाइक्यूल्स, और डर्मा का मीनिंग क्या था, मैंने कहा इसका मीनिंग होता है स्किन, राइट। तो इनके स्किन पर क्या पाए जाते हैं, कांटे या फिर स्पाइक्यूल्स पाए जाते हैं, राइट। इकाइनोडर्मेटा के बाद हमने किस फाइलम को देखा था, मैंने आपको बताया था इसके बाद सेकेंड लास्ट फाइलम कौन सा होता है, मैंने कहा ये होता है हेमिकॉर्डेटा। कौन सा होता है, मैंने बताया था आपको हेमिकॉर्डेटा फाइलम के बारे में। ये भी कहा था कि ये फाइलम, ये संघ जो होता है वो संयोजक कड़ी की तरह व्यवहार करता है या फिर इट एक्ट एज अ कनेक्टिव लिंक, राइट। ये कनेक्टिव लिंक होता है किस किस पर्टिकुलर फाइलम के बीच में, मैंने कहा जो ये नॉन कॉर्डेट्स होते हैं या फिर जो कॉर्डेट्स होते हैं इन दोनों के बीच के जो संयोजक कड़ी है, कनेक्टिव लिंक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेमिकॉर्डेटा कहते हैं, राइट। उसके बाद जो लास्ट फाइलम हमने स्टडी किया था वो क्या था, मैंने कहा लास्ट फाइलम होता है स्टूडेंट कौन सा, मैंने कहा ये होता है कॉर्डेटा। कौन सा होता है, मैंने कहा कॉर्डेटा होता है, राइट। तो बेसिकली हम इन सभी फाइलम को जो है वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं, राइट। मैं आपको वन मोर टाइम इन फाइलम को जो है रिवाइज करवाता हूं। मैंने कहा प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और क्या होता है, कॉर्डेटा। ये 12 बेसिक फाइलम के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, राइट। आपको अगेन एंड अगेन मैं बोलता हूं कि इसको आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। मैं रेगुलर 5 डेज तक स्टार्टिंग के 2 और 5 मिनट जो है मैं इसी पर्टिकुलर 12 फाइलम को आपको रिवाइज करवाऊंगा डेली, राइट। तो आज हम लीड करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, हमने कल कुछ एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी किया था और आज हम स्टडी करने वाले हैं 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। इट मींस कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है हम स्टडी करने वाले हैं, राइट। सो बेसिकली मैं आपको कुछ एक जो बेसिक पॉइंट होते हैं वो बताने वाला हूं कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो दिया किसने, राइट। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो इनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर। इनका नाम क्या था, मैंने कहा इनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर नाम था। और बेसिकली आर.एच. व्हिटेकर ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज कब किए थे, तो एनसीईआरटी में इसकी जो है लिखा हुआ है कि 1969, राइट। 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो प्रपोज किया था, राइट। अब हम ये देखते हैं कि ये जो आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम के बारे में बताया वो कौन कौन से होते हैं, राइट। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो ये 5 किंगडम होते हैं, बेसिकली अगर हम फर्स्ट किंगडम के बारे में स्टडी करें तो वो कौन से होते हैं, मैंने कहा फर्स्ट होता है मोनेरा। क्या होता है, मैंने कहा फर्स्ट किंगडम कौन सा होता है, मोनेरा होता है। बेसिकली प्रथम जगत जो होता है 5 जगत प्रणाली में वो होता है मोनेरा, जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, राइट। मोनेरा के बाद जो होता है उसके बाद सेकेंड जो किंगडम लिया था उन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने अपने 5 जगत प्रणाली में, वो कौन सा था, मैंने कहा ये था प्रोटिस्टा। कौन सा था, मैंने कहा ये प्रोटिस्टा था। और नेक्स्ट जो किंगडम लिया उन्होंने प्रोटिस्टा के बाद वो कौन सा था, मैंने कहा ये था क्या, मैंने कहा ये फंगी था, मतलब क्या होता है, कवक, राइट। मैंने कहा जो फर्स्ट किंगडम है, प्रथम जगत है वो मोनेरा लिया उन्होंने, प्रोटिस्टा सेकेंड किंगडम है, थर्ड किंगडम जो लिया उन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने वो क्या था, कवक जगत, फंगी, राइट, जिसे आप फंजाई कहते हैं, राइट। उसके बाद हम स्टडी करते हैं
हैं नेक्स्ट किंगडम जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में लिया था, वो कौन सा था? तो मैंने कहा कवक जगत के बाद उन्होंने कौन सा किंगडम लिया था? तो उसे हम कहते हैं पादप जगत। क्या कहते हैं? पादप जगत कहते हैं। इट मींस हम इसे कहते हैं प्लांटी, राइट? क्या कहते हैं? प्लांटी कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो किंगडम होता है जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन वर्गीकरण प्रणाली में लिया था, वो कौन सा था? तो इसे कहते हैं स्टूडेंट एनिमेलिया। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एनिमेलिया कहा जाता है। इसमें इसका मतलब क्या है? इसे जो लिया था उन्हें आर.एच. व्हिटेकर ने, वो लिया था जंतु जगत। मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं कि ये 5 जगत, 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या फिर फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्लांटी है, बेसिकली इस प्लांटी को क्या कहा जाता है? मैंने कहा प्लांटी को एक और टर्म दिया जाता है, वो कहा जाता है इन्हें मेटाफाइटा। क्या कहते हैं? इसे मेटाफाइटा भी कहते हैं, राइट? और ये जो एनिमेलिया किंगडम है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है मेटाजोआ। क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे कहा जाता है मेटाजोआ। अब हम रिवाइज करने वाले हैं कि बेसिकली हमने क्या स्टडी किया। हमने ये देखा कि आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। कब दिया? 1969 में दिया। इन्होंने 5 किंगडम लिए। कौन कौन से लिए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी जिसे मेटाफाइटा कहते हैं, एनिमेलिया जिसे मेटाजोआ कहते हैं। मैं आपको यह बता दूं कि ये जो मेटाफाइटा होता है वो बेसिकली फाइटा टर्म जो है यहां पर क्या रिप्रेजेंट करता है? यहां पर फाइटा टर्म रिप्रेजेंट करता है क्या? यहां पर फाइटा टर्म जो है वो प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे जोआ टर्म जो होता है, एनिमेलिया को मेटाजोआ भी कहा जाता है। और यहां पर जो जोआ टर्म होता है स्टूडेंट, बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये जंतु या फिर एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। किसको? मैंने कहा फाइटा पादप को रिप्रेजेंट करता है और जोआ जो होता है वो एनिमल या फिर जंतु को रिप्रेजेंट करता है, राइट? हमने ये तो स्टडी किया कि इन्होंने आर.एच. व्हिटेकर ने जो है कौन से 5 किंगडम लिए, लेकिन अब हम स्टडी करने वाले हैं कि ये जो 5 जगत इन्होंने चुना, मतलब इन्होंने जो ये चूज किया है 5 किंगडम, वो बेसिकली उनका आधार क्या था, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सम क्राइटेरिया, सम बेसिस ऑन बिहाफ ऑफ दैट आर.एच. व्हिटेकर चूज दीज 5 टाइप ऑफ किंगडम, राइट? सो बेसिकली हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अब हम स्टडी करने वाले हैं कि वो कौन से आधार थे। इसका मतलब है कि वो कौन से बेसिस थे या फिर आधार थे जिसका उपयोग करके उन्होंने 5 जगत प्रणाली दिया, 5 जगत के बारे में बताया, राइट? तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिस मतलब आधार और क्राइटेरिया, राइट? तो वो कौन कौन से आधार थे जिसके बेसिस पे इन्होंने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, राइट? तो फर्स्ट हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो पढ़ने वाले हैं जिसके आधार पर ये जगत दिए गए थे, वो कौन सा होता है स्टूडेंट? तो मैंने कहा ये होता है कॉम्प्लेक्सिटी। ये होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। क्या होता है? मैंने कहा फर्स्ट बेसिस, फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो क्या होता है? वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। इसको हिंदी में कहा जाता है कोशिका की जटिलता, राइट? क्या कहा जाता है? कोशिका की जटिलता। बेसिकली ये इन्होंने ये कहा कि कोशिका की जटिलता के आधार पर जो ये सेल हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? मैंने कहा ये या तो हो सकते हैं क्या? मैंने कहा ये या तो हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक, राइट? ये क्या हो सकते हैं? मैंने कहा या तो ये हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक। इसका मतलब क्या होता है? या तो ये हो सकते हैं प्राक केंद्र की, और या ये हो सकते हैं ये सेल क्या हो सकते हैं? मैंने कहा ये हो सकते हैं यूकैरियोटिक। क्या हो सकते हैं? यूकैरियोटिक हो सकते हैं। इसका मतलब सुकेंद्र की प्रकार के जो है कोशिका हो सकते हैं। आई रिपीट, पहला आधार 5 जगत प्रणाली का क्या था? मैंने कहा जो फर्स्ट बेसिस था, क्राइटेरिया था, वो था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कोशिका की जटिलता। तो उन्होंने कहा कि कोशिका की जटिलता के आधार पर जो सेल है, जो कोशिका है, वो प्राक केंद्र की प्रकार के हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक प्रकार के हो सकते हैं, एंड एज वेल एज यूकैरियोटिक प्रकार के भी हो सकते हैं, सुकेंद्र की प्रकार के भी हो सकते हैं। लेकिन हम ये स्टडी करें कि ये प्रोकैरियोटिक क्या है, ये यूकैरियोटिक क्या है, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल फर्स्ट बेसिस था और हम अब सेकेंड पढ़ने वाले हैं। सेकेंड बेसिस क्या था? सेकेंड बेसिस था इनका कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ, मैंने कहा सेकेंड क्राइटेरिया ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम वो क्या था? मैंने कहा ये था कॉम्प्लेक्सिटी
ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या था? मैंने कहा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म था। बेसिकली उनका जो सेकेंड आधार था वो क्या था? जीवों की जटिलता। क्या था? मैंने कहा जीवों की जटिलता। इन्होंने कहा कि इस आधार पर, जीवों की जटिलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बेसिकली क्या कह सकते हैं हम कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं? तो इन्होंने कहा ये तो या हो सकते हैं यूनिसेलुलर। क्या हो सकते हैं? मैंने कहा ये तो या हो सकते हैं यूनिसेलुलर या फिर हो सकते हैं मल्टी सेलुलर। क्या हो सकते हैं? मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है एक कोशिकीय जीव, राइट। और इन्होंने लिया क्या? इन्होंने लिया ऑर्गेनिज्म को, सेकेंड ऑर्गेनिज्म कौन सा है? मैंने कहा ये है मल्टी सेलुलर। मतलब क्या होता है? इसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। सेकेंड आधार क्या था? मैंने कहा जीव की जटिलता था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म था। इन्होंने कहा कि जीव जो है वो क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेलुलर एंड इट मे बी मल्टीसेलुलर। ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, राइट। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, यूनिसेलुलर क्या होते हैं, या बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर क्या होते हैं। लेकिन हम पहले जो ये 5 बेसिस लिया था इन्होंने ये किंगडम देने के लिए, पहले हम वो स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बाद जो इन्होंने जो लिया था नेक्स्ट इन्होंने लिया था बेसिस, वो क्या था? मैंने कहा वो था पोषण का आधार। क्या था? पोषण का आधार था या पोषण का प्रकार था। इट मींस कि ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था स्टूडेंट? मैंने कहा ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जो पोषण के जो प्रकार होते हैं, बेसिकली उन्होंने ये थर्ड बेसिस लिया था, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनका जो नेक्स्ट आधार था, मैंने कहा कौन कौन सा था? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिर क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। उसके बाद इन्होंने कहा जो नेक्स्ट आधार लिया इन्होंने वो क्या था? मैंने कहा वो था रिप्रोडक्शन। क्या था? आई रिपीट, वो था रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन जो है उसे क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, राइट। और जनन के बारे में आप जानते हैं, बेसिकली इन्होंने कहा कि या तो जीव जो है अलैंगिक जनन की विधि को अपनाते हैं या फिर ये क्या अपनाते हैं? लैंगिक जनन की विधि को अपनाते हैं, राइट। मैंने कहा या तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकता है बाय द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वो हो सकता है बाय द मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो इन्होंने कहा रिप्रोडक्शन जो हो सकता है या तो वो हो सकता है एसेक्सुअल या फिर वो हो सकता है क्या? मैंने कहा या फिर वो हो सकता है सेक्सुअल, राइट। सो बेसिकली इन्होंने इन सभी आधारों के बारे में डिस्कस किया और लास्ट जो बेसिस लिया इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देने के लिए, वो क्या था स्टूडेंट? तो मैंने लास्ट जो बेसिस लिया है वो यहां पे डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या लिया? इन्होंने लास्ट और 5th जो बेसिक और क्राइटेरिया लिया था उसे हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक। क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे कहा जाता है फाइलोजेनेटिक। बेसिकली फाइलोजेनेटिक को हिंदी में क्या बोलें? इसे कहा जाता है जाति वृत्तीयता। क्या कहते हैं? जाति वृत्तीयता कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जीवों का विकास जो है, उद्विकास का जो क्रम क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है। इट मींस कि सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन को क्या बताता है? फाइलोजेनेटिक बताता है। आई रिपीट, मैंने आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 5 किंगडम के बारे में बताया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या फिर फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो 5 बेसिस लिया था इन्होंने आरएच व्हिटेकर ने 1969 में, वो क्या था? तो उन्होंने कहा कि जो सेल होते हैं वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, कोशिका केंद्र की भी हो सकते हैं और सुकेंद्र की भी हो सकते हैं। इन्होंने जीव की जटिलता लिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिया। इन्होंने कहा ऑन दिस बेसिस द ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेलुलर एंड एज वेल एज मल्टीसेलुलर, राइट। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट बेसिस ऑफ जो लिया था इन्होंने, क्राइटेरिया लिया था, वो क्या था? मैंने कहा पोषण का प्रकार या पोषण का जो है किस मेथड को अपनाते हैं, न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, ये लिया था। उसके बाद इन्होंने लिया रिप्रोडक्शन, जनन की प्रक्रिया के बारे में भी उन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि वो अलैंगिक जनन की विधि को भी अपना सकते हैं और लैंगिक जनन की विधि को भी अपना सकते हैं। और लास्ट जो बेसिस लिया था वो क्या था? फाइलोजेनेटिक
फिलोजेनेटिक था, इसका मतलब इवोल्यूशन का क्या क्रम होता है, जाति वृत्तीयता लिया था उन्होंने। तो बेसिकली हम इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम अब पढ़ने वाले हैं कि ये प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, ये यूकैरियोटिक जो है सेल क्या होते हैं, या फिर मैं बात करूं कि ये यूनिसेलुलर क्या होते हैं, एक कोशिकीय क्या होते हैं, ये बहुकोशिकीय क्या होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, राइट। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो के अपलोड होने के बाद आप अगेन इसको क्या करना, अपने नोट्स में लिख लेना, राइट। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। मैं अब आपको बताऊंगा, यहां पर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा, लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं, राइट। तो अब हमारा टॉपिक क्या है, अब हमारा टॉपिक है कि प्रोकैरियोटिक के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में, राइट। मैंने कहा ये प्राक केंद्र की प्रकार के जो जीव होते हैं या कोशिका होती है, वो कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, हम किस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं, हम ये स्टडी करने वाले हैं, राइट। मैंने कहा हमारा टॉपिक जो है अब क्या है, मैंने कहा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राक केंद्र की सेल, राइट, कोशिका कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ यहां हम लेते हैं क्या, यहां हम लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्या है, यूकैरियोटिक सेल, राइट। सो बेसिकली जैसे बुक में दिया होता है कि इन दोनों को जो है बेसिकली डिफाइन करने के लिए एक डिफरेंस वाला टेबल दिया होता है, हम वो स्टडी नहीं करेंगे। मेरा पर्पस जो है थियोरेटिकल अप्रोच नहीं है, मैंने कल भी कहा था, हमें इस जो है इस टर्म के मीनिंग को समझना है, राइट। हमें जो है इनके सेगमेंट्स को डिवाइड करके हमें यह समझना है कि कैसे हम इसके मीनिंग को समझ सकते हैं, कंसेप्ट वाइज लेना है हमें सभी चीजों को, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है, बेसिकली अगर मैं बात करूं कि ये प्राक केंद्र की कोशिका जो है या फिर प्रोकैरियोटिक होता है, वो बेसिकली कितने टर्म से बने हुए हैं। मैंने कहा यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, प्रो, क्या है, प्रो है। तो बेसिकली ये जो फर्स्ट टर्म होता है स्टूडेंट, तो प्रो का मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव। क्या होता है, मैंने कहा प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आदिम। क्या होता है, बहुत पुराना, जो एंशिएंट टाइप का होता है उसके लिए आदिम शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रिमिटिव वर्ड यूज करते हैं, राइट। और यहां पर आपको एक टर्म दिख रहा है, क्या मैंने लिखा है यहां पर, कैरियोटिक। तो बेसिकली ये जो कैरियोटिक होता है उसका मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा ये जो कैरियोटिक टर्म जो है इसका मीनिंग होता है, या फिर ये लिया गया है किस टर्म से, मैंने कहा ये लिया गया है कैरियन। किस टर्म से लिया गया है, कैरियन टर्म से लिया गया है। और ये जो कैरियन टर्म होता है इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो है रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को। किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये केंद्रक को जो है रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल वे में। मैंने आपको कहा कि यहां पे प्रो वर्ड जो है उसका मीनिंग होता है प्रिमिटिव, आदिम, और कैरियोटिक टर्म जो होता है उसका मीनिंग होता है कैरियन या फिर न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक होता है, राइट। तो मैंने कहा ये न्यूक्लियस क्या होता है, मैंने कहा ये न्यूक्लियस जो है वो बेसिकली क्या है, इसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रक, राइट। तो मैंने कहा प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, मैंने कहा प्रोकैरियोटिक सेल में आदिम प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। आई रिपीट, प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस क्या, हम कैसे हम इसको डिफाइन करें, तो मैंने कहा प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस या फिर आदिम केंद्रक जो होता है उसके लिए जो है जनरली एक टर्म का यूज किया जाता है, वो क्या है स्टूडेंट, तो मैंने कहा ये बेसिकली प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो होता है इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड, और इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रकाभ। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है केंद्रकाभ। बेसिकली ये न्यूक्लियोइड और केंद्रकाभ वर्ड का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो न्यूक्लियोइड टर्म जो होता है इसका मीनिंग है कि ये आदिम प्रकार के केंद्रक को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है ऐसा केंद्रक जो वास्तविक केंद्रक नहीं है लेकिन केंद्रक के जैसे संरचना का आभास कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं या फिर न्यूक्लियोइड कहा जाता है, राइट। आई रिपीट की प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं कुछ ऐसी संरचनाएं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो वास्तविक केंद्रक नहीं है, आदिम केंद्रक है, लेकिन वो केंद्रक जैसी, न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, मैंने कहा उसका आभास कराते हैं। लेकिन अब हम स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियोइड में बेसिकली क्या ऐसा, जब कौन सी ऐसी चीज है जो अनुपस्थित है, एब्सेंट है, जिसके बेसिस पे हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, राइट। तो मैंने कहा इस प्रकार के जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है इसमें क्या क्या एब्सेंट होता है, हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो इन प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड बेसिकली क्या
क्या कहा जाता है, इसमें क्या क्या एब्सेंट होता है? मैंने कहा इसमें एब्सेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है? मैंने कहा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है स्टूडेंट क्या होता है? एब्सेंट होता है। जब सेल बायोलॉजी में जो है हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, केंद्रक के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो बेसिकली वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बेसिकली न्यूक्लियस होता है उसके सराउंडिंग में कुछ एक मेम्ब्रेनस, कुछ एक झिल्ली नुमा जो है स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। इसे क्या कहते हैं? जिसे केंद्रकीय झिल्ली कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, राइट। तो बेसिकली अगर हम बात करें आदिम प्रकार के केंद्रक या प्रिमिटिव कैरियन या फिर प्रिमिटिव न्यूक्लियस की, तो इसमें क्या होता है? मैंने कहा प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो होता है, इट मींस कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एब्सेंट है? तो उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक जो झिल्ली है वो क्या होते हैं? मैंने कहा ये अनुपस्थित होते हैं। ये मैंने क्या लिखा है? एब्सेंट लिखा है, राइट। फिर हम नेक्स्ट चीज बताते हैं। मैंने कहा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है और उसके साथ साथ और क्या एब्सेंट होता है? मैंने कहा न्यूक्लियोलस क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस भी आप केंद्रक में पढ़ते हैं, न्यूक्लियस में पढ़ते हैं। बेसिकली केंद्रिका जो वर्ड होता है वो न्यूक्लियोलस होता है, और बेसिकली ये जो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, उसमें ये न्यूक्लियोलस भी क्या होता है? केंद्रिका भी क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं कि और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इस न्यूक्लियोइड और आदिम केंद्रक में नहीं है, राइट। वो क्या होता है? मैंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट है, और क्या एब्सेंट होता है? मैंने कहा एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन जो होता है स्टूडेंट, जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो बेसिकली दिस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन, ये भी क्या होते हैं? यहां पर एब्सेंट होते हैं। मैंने कहा ये जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो भी क्या होते हैं? यहां पर एब्सेंट होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि हिस्टोन प्रोटीन अगर एब्सेंट है तो इसकी जगह क्या प्रेजेंट होगा? मैंने कहा यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर इन द प्लेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा यहां पर हिस्टोन प्रोटीन की जगह यहां पर एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मैंने कहा क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या होता है? बेसिकली यहां पर प्रेजेंट होता है, राइट। और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो जनरली इसे कहते क्या है, या किस प्रकार के नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है पॉलीएमीन। आई रिपीट, क्या कहते हैं इसको? मैंने कहा इसे पॉलीएमीन कहा जाता है। हम एक बार इन सभी चीजों को जो है वन मोर टाइम रिवाइज करने वाले हैं। मैंने कहा इन द प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो रिप्रेजेंट द प्रिमिटिव एंड द कैरियोटिक रिप्रेजेंट द कैरियन एंड इट रिप्रेजेंट द न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि प्राक केंद्र की कोशिका में जो प्रो होता है, प्राक वर्ड का मतलब होता है आदिम, कैरियोटिक वर्ड का मतलब होता है केंद्रक, राइट। तो आदिम केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये केंद्रकाभ कहलाते हैं, मतलब ये वास्तविक केंद्रक नहीं है, लेकिन केंद्रक जैसी संरचना, न्यूक्लियस लाइक स्ट्रक्चर को क्या कराते हैं? आभास कराते हैं। बेसिकली न्यूक्लियोइड या आदिम केंद्रक हम इसे क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसमें न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, मतलब केंद्रिक झिल्ली एब्सेंट है, इसमें केंद्रिक भी एब्सेंट है। बेसिकली इसमें क्या है? केंद्रिका एब्सेंट है, या फिर इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन इन द प्लेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन क्या पाया जाता है? मैंने यहां लिखा है इन द प्लेस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर यहां पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और उस नॉन हिस्टोन प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? पॉलीएमीन कहा जाता है, राइट। तो हमने यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जो कुछ बेसिक बातें होती हैं, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमें पढ़ना होता है, वो बताया मैंने, राइट। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक जो है सेल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूं, हमने यहां पे प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये जो यू टर्म होता है उसका मीनिंग क्या होता है। मैंने कहा ये यूकैरियोटिक वर्ड जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, 2 टर्म्स से मिलकर बना हुआ है। एक तो यहां पर क्या है? यू, राइट, और बेसिकली यहां पे ई जो है साइलेंट होता है, इसीलिए मैं यहां पे जो है यू बोल रहा हूं, राइट। और यहां पर जो कैरियोटिक टर्म होता है उसका मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा यहां पर यू टर्म का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? मैंने कहा इसका मतलब होता है ट्रू, मतलब सत्य, राइट। या
आपको ध्यान रखना है, मैं यहां पे एक नोट पॉइंट लिख रहा हूं। बेसिकली आपको बायोलॉजी में अगर कहीं भी क्या दिखा हुआ मिल जाए, मैंने कहा अगर कहीं पर भी आपको यू वर्ड जुड़ा हुआ मिल जाए प्रीफिक्स के तौर पे, पूर्व लग्न के तौर पे, किसी भी शब्द से पहले अगर आपको यू वर्ड दिख रहा है तो इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने कहा इसका मीनिंग होता है ट्रू। लेकिन अगर किसी भी वर्ड से पहले आपको क्या देखने को मिले, मैंने कहा अगर आपको देखने को मिले स्वेडो, क्या देखने को मिले? मैंने कहा अगर आपको स्वेडो वर्ड देखने को मिले तो स्वेडो वर्ड का मतलब क्या होता है हम इसे पढ़ेंगे। बेसिकली बार बार आने वाला है ये टर्म यू स्वेडो। तो स्वेडो का मीनिंग क्या होता है? स्वेडो का मीनिंग होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स होता है। इसका मतलब है कि असत्य, राइट। मैंने कहा कि हमने यहां पे एक नोट पॉइंट डिस्कस किया। मैंने आपको क्या बताया कि जहां भी आपको बायोलॉजी में ईयू वर्ड दिखाई दे, जैसे हम यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सत्य प्रकार के जीवाणु कहते हैं। तो यहां पे ईयू जो है टर्म क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है सत्य या फिर ट्रू। अगर हम बात करते हैं स्वेडो टर्म की तो स्वेडो का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स होता है, असत्य होता है, राइट। तो हम यहां पे आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल में यू टर्म जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, और कैरियोटिक जो कि हमने यहां पे पढ़ा भी है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैंने कहा यहां पर ये कैरियन को रिप्रेजेंट करेगा। और कैरियन जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? बेसिकली इसका जो है मीनिंग होता है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? न्यूक्लियस को, मतलब केंद्रक को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है, बेसिकली यूकैरियोटिक जो सेल है उसमें मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं आपको कह रहा हूं कि यूकैरियोटिक कोशिका एक ऐसे प्रकार की कोशिका है, और यूकैरियोटिक सेल इज दैट टाइप ऑफ सेल इन विच ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस आर फाउंड। आई रिपीट, मैंने क्या कहा कि जो सुकेंद्रकी प्रकार की कोशिका है उसमें सत्य प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन इसे सत्य प्रकार के केंद्रक क्यों कहते हैं? तो मैंने कहा जो भी बेसिक स्ट्रक्चर यहां पर जो है, जो भी थिंग्स यहां पे क्या थे? अब्सेंट थे, वो यहां पे क्या होंगे? अब प्रेजेंट होंगे। इसके केंद्रक मतलब सत्य प्रकार के केंद्रक के बाहर उस ट्रू प्रकार के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, केंद्रिका झिल्ली भी या केंद्रक झिल्ली भी क्या होते हैं? यहां पे प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में क्या थे? अब्सेंट थे। केंद्रिका भी यहां पे पाए जाएंगे। यहां पर हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो मैंने कहा यहां पर क्या क्या प्रेजेंट होता है? यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, राइट। यहां पर और क्या प्रेजेंट है? मैंने कहा यहां पर सभी प्रकार की जो आधारभूत स्ट्रक्चर होते हैं, ऑल द बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? यहां पर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, यहां पे न्यूक्लियस भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। एंड एज वेल एज यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? मैंने कहा यहां पर हिस्टोन प्रोटीन भी क्या होगा? यहां पर प्रेजेंट होगा, राइट। और एक और बात मैं आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको बता दूं, वो क्या है? तो बेसिकली ये कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। आई रिपीट कि इन प्रोकैरियोटिक सेल ऑल द मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आर अब्सेंट, राइट। मैंने कहा जो भी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, गोल्जी काय या फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो है, बेसिकली इसमें क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। लेकिन झिल्ली युक्त, मैंने कहा झिल्ली युक्त या मेम्ब्रेन बाउंड जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल में क्या होंगे? पाए जाएंगे, राइट। तो हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर एनसीईआरटी का पढ़ते हैं, तो वहां पर हम इन सभी चीजों के बारे में जो है डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। मैंने यहां पर आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ एक बेसिक बातें बता दी कि इसको हम कैसे समझ सकते हैं, राइट। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो क्या था? मैंने कहा कि जीवों की जटिलता के आधार पर जीव किस प्रकार के थे? आरएस व्हिटेकर ने जो लिया था वो कौन सा था? मैंने कहा कि जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इसका मतलब ऑल द ऑर्गेनिज्म मे बी यूनिसेलुलर एज वेल एज द मल्टीसेलुलर, राइट। तो बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि यूनिसेलुलर क्या होते हैं, राइट। हम स्टडी करेंगे कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, और यहां ले रहे हैं हम कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, राइट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बेसिकली हमें यहां पे कुछ एक बेसिक बातें पढ़ना है। मैंने कहा यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? एक कोशिकीय मतलब यूनि, और यूनि वर्ड जहां भी होता है इसका मीनिंग क्या होता है? सिंगल, मतलब एक, वन होता है, राइट। मैंने कहा बेसिकली
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है कुछ ऐसे प्रकार के जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जो बॉडी होता है केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं। किससे बने होंगे? मैंने कहा ये केवल एक सिंगल सेल, एकमात्र कोशिका से बने होते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जीव को क्या कहते हैं? इस प्रकार के जीव को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ। तो बेसिकली आपको क्या दिख रहा है? मैंने कहा यहां पर आपको एक टर्म दिख रहा है, वो क्या है? वो है मल्टी। क्या है? मल्टी। मल्टी का मतलब क्या होता है? मेनी, मतलब बहुत सारे। तो बहुकोशिकीय जो है उसमें मल्टी टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? मेनी मतलब बहुत सारे। और सेलुलर वर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा सेल होता है। तो मैंने बोला कि मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव उस प्रकार के जीव को कहते हैं जिनका शरीर जो होता है, जिनके जो बॉडी है उसमें बहुत सारे सेल्स, बहुत सारी कोशिकाएं पाए जाते हैं। और बेसिकली ऑल द बायोलॉजिकल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ऑल दैट, these all biological processes can be exhibited and can be performed by the many cells, different type of cells. I repeat, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बहुकोशिकीय जीव में जो है बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो भी प्रकार के जैविक प्रक्रम होते हैं, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो शोषण हो, चाहे वो उत्सर्जन हो, ये सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए कोई एक सिंगल सेल जो है वो रिप्रेजेंट नहीं होता है या जिम्मेदार नहीं होता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जो है सभी सेल्स का क्या होता है? अलग अलग डिफरेंशिएटेड मैनर में क्या होता है? वर्क होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो बेसिकली इनकी बॉडी में कितने सेल्स हैं? मैंने कहा ओनली सिंगल सेल है। ये केवल एक कोशिकीय ही होते हैं, एक कोशिका से निर्मित होते हैं। और जो भी प्रकार के जैविक प्रक्रम होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, कोई सा भी प्रोसेस होता है, तो बेसिकली वो केवल सिंगल सेल ही क्या करता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको कुछ एक बेसिक बातें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में पता होना चाहिए। वापस भी आने वाले हैं, वहां पे और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक क्या है? अभी हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। चूंकि आधार में ये कुछ एक शब्द आ गए थे, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं जो है आपको ये कुछ एक टर्म्स के बारे में पहले बता दूं, फिर आगे बढ़े अपन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। राइट, तो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या देखा था कि 5 किंगडम दिए थे, वो देखा था। और कौन कौन से बेसिक या फिर क्राइटेरिया थे, कुछ एक आधारभूत ऐसे कैरेक्टर थे जिसके आधार पर 5 किंगडम जो है वो दिया गया था, हमने ये भी स्टडी किया था। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि किस प्रकार से इन्होंने 5 किंगडम जो है वो प्रपोज किया था, कि इन्होंने आर.एस. व्हिटेकर ने 1969 में। राइट, अब हम वो स्टडी करने वाले हैं। सो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक अगेन हम ये लिखते हैं, हम पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको जो है हम बेसिकली क्या करते हैं, वापस से जो है अपन स्टडी करते हैं इन द डिटेल मैनर, कि हमें और क्या क्या पढ़ना होता है। मैंने कहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी हमने देखा कि आर.एस. व्हिटेकर ने कहा कि या तो सेल क्या हो सकते हैं, या तो सेल हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या हो सकते हैं? आई रिपीट, या तो सेल हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक, या फिर सेल हो सकते हैं क्या? मैंने कहा सेल हो सकते हैं यूकैरियोटिक। आई रिपीट, मैंने कहा या तो सेल या कोशिका हो सकते हैं प्रोकैरियोटिक, प्राक केंद्र की, या हो सकते हैं यूकैरियोटिक। लेकिन बेसिकली अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो आर.एस. व्हिटेकर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये यूकैरियोटिक प्रकार की जो सेल है, ये भी बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं? मैंने कहा ये जो यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स होते हैं, या फिर जो सुकेंद्रकीय प्रकार के जीव होते हैं, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? मैंने कहा इट मे बी यूनिसेलुलर। कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। और कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा इट मे बी मल्टी सेलुलर। कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। राइट, लेकिन अब उन्होंने आगे क्या किया? इन्होंने बोला कि ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बेसिकली इसको अगर हम किस आधार पे, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम पोषण के आधार पर क्या करें, इसको आगे और फर्दर डिवाइड कर दें, तो हम क्या कहते हैं? मैंने कहा अगर हम पोषण के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? मैंने कहा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं? मैंने कहा
कहा इट मे बी ऑटोट्रॉपिक, राइट, इट मे बी ऑटोट्रॉपिक एंड इट मे बी हेटेरोट्रॉपिक। आई रिपीट, इट मे बी ऑटोट्रॉपिक एंड इट मे बी हेटेरोट्रॉपिक। इसके बारे में हम अगेन यहां पे स्टडी करेंगे कि बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि बहुकोशिकीय जीव भी पोषण के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये अपना भोजन खुद का जो फूड है वो स्वयं ही क्या करे, उसका संश्लेषण करे, सिंथेसाइज करे, या फिर वो जो है फूड को गेन करने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे, दूसरे जीव पर क्या हो, जो है डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी जीव कहते हैं। आपने तो इसके बारे में लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर कौन सा बेस लिया, इन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। सो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन मे बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, इट मे बी ऑटोट्रॉपिक एंड एज वेल एज इट मे बी हेटेरोट्रॉपिक, राइट। Autotrophic organism is that type of organism which can synthesize their own food, but on the other hand heterotropic type of organism can't synthesize their own food, they partially or completely dependent on the other organism, राइट। वो आंशिक रूप से और पूर्णतया क्या होते हैं, वो दूसरे जीवों पर भोजन की प्राप्ति के लिए निर्भर होते हैं, राइट। इसके बारे में इन्होंने कहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, राइट। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक और बात कही कि ये जो हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, विषमपोषी प्रकार के जो जीव होते हैं, सो बेसिकली इसमें हो सकता है कि इसमें क्या हो, अगर स्पोर्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, मैंने कहा स्पोर्स जो है अलैंगिक जनन के लिए, मतलब बीजाणु, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक कुछ एक मेथड होते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, अंतः बीजाणु, बाह्य बीजाणु, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द स्पोर्स दिस पर्टिकुलर हेटेरोट्रॉपिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मे बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। मैंने कहा कि हो सकता है कि इस विषमपोषी जीव में क्या प्रेजेंट हो, मैंने कहा स्पोर्स प्रेजेंट हो, राइट। इन्होंने कहा स्पोर्स प्रेजेंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, इस जो स्पोर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, अब्सेंट भी हो सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये टेबल क्यों बना रहा हूं, तो बेसिकली मेरा पर्पस ये था कि इन्होंने 5 किंगडम कैसे लिया, राइट। अब हम इसे अगेन स्टडी करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिकली जो सेल होते हैं इट मे बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि बेसिकली उन्होंने जो प्रोकैरियोटिक जो टर्म लिया था, बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसमें केवल एक ही किंगडम आता है, उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है मोनेरा। क्या कहते हैं, मैंने कहा मोनेरा, जो कि कौन सा जगत था, फर्स्ट किंगडम था, राइट। तो मोनेरा जो होते हैं वो सिंगल एकमात्र क्या होते हैं, जगत होते हैं, किंगडम होते हैं, जो किस प्रकार के कोशिकाओं का रखते हैं या फिर उनमें किस प्रकार के सेल प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोकैरियोटिक प्रकार के जो सेल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं यूकैरियोटिक पे। इन्होंने कहा कि ये जो यूकैरियोटिक होते हैं, सुकेंद्रकीय प्रकार के जो कोशिका होते हैं, इसमें बेसिकली मैंने कहा ये एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि आर.एस. व्हिटेकर ने क्या बोला कि ये जो यूनिसेलुलर टाइप के यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो बेसिकली उसे हम क्या कह दें, इसे कहा जाता है प्रोटिस्टा। क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है प्रोटिस्टा। बेसिकली ये प्रोटिस्टा कौन सा किंगडम है, मैंने कहा सेकेंड किंगडम है। अब हम आते हैं किस पे, मल्टी सेलुलर पे, राइट। इन्होंने क्या बोला कि बहुकोशिकीय जीव पोषण के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी, विषमपोषी। इट मींस कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन में बी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। अगर ये ऑटोट्रॉपिक है तो इसे आर.एस. व्हिटेकर ने क्या बोल दिया, इसे आर.एस. व्हिटेकर ने बोल दिया कि ये कौन सा हो गया किंगडम, मैंने कहा ये थर्ड किंगडम हो गया, जिसे हम कहते हैं प्लांटी। इट मींस कि जो पादप जगत के जो भी सदस्य होते हैं, आप जानते हैं कि विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ये अपना जो फूड होते हैं वो खुद बना सकते हैं। तो लिया इन्होंने क्या, ऑटोट्रॉपिक, राइट। उसके बाद जो है यहां पर क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। मैंने कहा जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उसके बेसिस पे भी उन्होंने बात की। तो इन्होंने क्या बोला कि हेटेरोट्रॉपिक प्रकार के ऑर्गेनिज्म में अगर स्पोर क्या है, अगर स्पोर प्रेजेंट है तो उसे क्या कहते हैं, वो किस किंगडम में माने जाएंगे। मैंने कहा अगर स्पोर प्रेजेंट है तो वो किस
किस किंगडम में माने जाएंगे, वो कहलाएंगे फंगी या फिर फंजाई। ये हमारा कौन सा किंगडम हो गया, फोर्थ हो गया। उसके बाद इन्होंने लिया कि अगर विषम पोषी प्रकार के जीवों में बीजाणु क्या हो, अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एनिमेलिया, जो कि हमारा लास्ट किंगडम होता है। एनिमेलिया किंगडम मतलब मेटाजोआ, राइट। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरह से आरएस व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 5 प्रकार के जो जगत होते हैं, 5 बेसिक टाइप ऑफ किंगडम जो होते हैं, उसको क्या किया इन्होंने, प्रोड्यूस किया। लेकिन हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, हमें यहां पर इस एनिमल डाइवर्सिटी के टॉपिक में क्या पढ़ना है, किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ना है डिटेल में, राइट। और किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और फंगी जो है या फंजाई जो है, उसके बारे में एक इंडिविजुअल सेपरेटेड चैप्टर गिवन है, जो कि बेसिकली क्या होता है, वो होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम। जब हम वो 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको इन 4 टाइप के किंगडम के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा जो है बेसिक चल रहा है, मैं आपको बताया कि यहां पर जो 5th किंगडम है एनिमेलिया किंगडम के बारे में ही हमें क्या करना है, स्टडी करना है। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। अगर आपके एग्जाम में आता है कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर किंगडम होता है जो केवल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, तो आपका आंसर होगा मोनेरा। अगर हम प्रोटिस्टा के बारे में बात करें तो आपको जो है कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इस टेबल से मालूम चल रही है। मैंने कहा प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं या तो वो हो सकते हैं यूकैरियोटिक या वो क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर। तो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रकार के जो जीव होते हैं वो किस किंगडम में आते हैं, मैंने कहा ये प्रोटिस्टा में आते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांटी। तो अगर प्लांटी के बारे में यहां पे देखें तो प्लांटी क्या होते हैं, मैंने कहा प्लांटी होते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर में भी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन पोषण के आधार पर ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो यहां पे 3 बेसिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आप जो है इस टेबल से इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम फंगी की बात करें तो क्या बोलेंगे कि फंगी में जो स्पोर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो मल्टी सेलुलर टाइप के होते हैं। एंड एज वेल एज ये सुकेंद्र की प्रकार के यूकैरियोटिक होते हैं, राइट। अगर हम एनिमेलिया के बारे में बात करें तो एनिमेलिया क्या है, मैंने कहा एनिमेलिया जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और क्या होते हैं, मैंने कहा ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और क्या होते हैं, मैंने कहा ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं और इसमें स्पोर्स क्या होता है, अब्सेंट होता है, राइट। तो इतने तरह की जो इंफॉर्मेशन है अपन को केवल इस टेबल से देखने को मिला। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक क्या है, हमें स्पेशली पढ़ना क्या है, हमें केवल एनिमेलिया किंगडम के बारे में पढ़ना है। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं और अब स्टार्ट करते हैं एनिमेलिया किंगडम को पढ़ना, राइट। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये जो एनिमेलिया किंगडम होता है इसके बारे में हम क्या क्या जानते हैं। मैंने कहा हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमेलिया किंगडम, राइट। सो बेसिकली अगर हम एनिमेलिया किंगडम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं कि एनिमेलिया में क्या आएंगे, हम विभिन्न प्रकार के एनिमल्स, जंतुओं के बारे में, उनके आवास स्थान, उनके कुछ एक हैबिट, उनके स्पेशल टाइप के करेक्टर, अभिलाक्षणिक गुणधर्म के बारे में स्टडी करेंगे। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो आपको यहां पे बता दूं कि एनिमेलिया किंगडम के बारे में प्रीवियस टेबल से आपको क्या क्या मालूम चला। आपको मालूम चला कि इस पर्टिकुलर किंगडम से बिलोंग करने वाले जो भी स्पीसीज होते हैं, जो जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं, मैंने कहा ये यूकैरियोटिक होते हैं। और क्या होते हैं, मैंने कहा ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय प्रकार के क्या होते हैं, जीव होते हैं। मल्टी सेलुलर के अलावा आपको क्या मालूम चला था कि इसमें जो है बेसिकली न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन जो होता है बेसिकली ये किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। इसका मतलब है ये विषम पोषी प्रकार के होते हैं। उसका मतलब है ये है कि ये इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, मैंने कहा हेटेरोट्रॉपिक प्रकार का होता है। आई रिपीट, कैसा होता है, हेटेरोट्रॉपिक प्रकार का होता है। लेकिन ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहां पर स्पेशल बात जो है मैं आपको बताने वाला हूं वो क्या है, मैंने कहा हेटेरोट्रॉपिक, इट मींस कि विषम पोषी प्रकार के पोषण के बारे में तो अपन जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किंगडम एनिमेलिया के कुछ एक स्पेशल वर्ग या कुछ एक स्पेशल सदस्य के बारे में, तो वो जैसे हम ममेलिया वर्ग की बात करें या फिर ममेलिया के सदस्य की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, राइट, तो उसमें जो है एक स्पेशल टाइप के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं,
तो स्टूडेंट इसे कहा जाता है होलोजोइक, क्या कहते हैं, मैंने कहा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहते हैं, मैंने इसको कहा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसे बेसिकली कहा जाता है, राइट। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, राइट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कुछ एक सदस्य जो एनिमेलिया किंगडम से संबंधित होते हैं, रिलेटेड होते हैं, वो क्या शो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, हम ये समझने वाले हैं। तो ये कहते हैं कि ये 5 स्टेप्स में होते हैं। कितने स्टेप्स में होते हैं, मैंने कहा ये 5 स्टेप्स में होते हैं, 5 प्रकार के चरणों में जो इसमें पोषण की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण होती है या पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। वो कौन कौन से हैं, तो मैंने कहा बेसिक अगर हम बात करें फर्स्ट जो स्टेप होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, इसे कहा जाता है इंजेशन। क्या कहते हैं, मैंने कहा इसे कहा जाता है इंजेशन। इंजेशन का मीनिंग क्या होता है, इंजेशन का मीनिंग होता है अंतर्ग्रहण, राइट। अब इंजेशन के बारे में अगर हम स्टडी करें तो इंजेशन क्या होता है, बेसिकली इंजेशन होता है कि अगर हम किसी भी फूड को, राइट, अगर हम किसी भी फूड को क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी भी फूड को इनटेक कर रहे हैं, इट मींस इनटेक कहां करेंगे, माउथ में करेंगे या फिर ओरल कैविटी में करेंगे। तो बेसिकली मुख गुहा में किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ को जो लेने की प्रक्रिया होती है उसे अंतर्ग्रहित करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। इट मींस इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ इंजेशन which related with the holozoic mode of nutrition, especially we intake the different type of food materials in our mouth cavity, oral cavity, buccal cavity, right। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। अब हम रीड करते हैं सेकेंड टाइप के प्रोसेस के बारे में। मैंने कहा 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, इंजेशन, अंतर्ग्रहण। लेकिन सेकेंड स्टेप जो होता है होलोजोइक में, जो बेसिकली एनिमेलिया किंगडम के कुछ सदस्य जो है प्रदर्शित करते हैं, वो क्या होता है, तो मैंने कहा सेकेंड स्टेप क्या होता है, आफ्टर इंजेशन वी विल स्टडी अबाउट सेकेंड स्टेप दैट इज नोन एज डाइजेशन। क्या होगा, जैसे ही बेसिकली फूड जो है इनटेक करते हैं बकल कैविटी में, तो कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस, मतलब पाचन का प्रोसेस जो है, पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और अगर हम पाचन को डिफाइन करें तो हाउ वी कैन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, राइट। अगर हम पाचन को डिफाइन करें तो कैसे कहते हैं, मैंने कहा कि पाचन क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन इट। तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि जो भी हम फूड स्टफ लेते हैं या फूड सब्सटेंस हम लेते हैं, मैंने कहा जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, बेसिकली इस फूड सब्सटेंस में क्या होता है, ये जो फूड सब्सटेंस होते हैं, ये खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, मैंने कहा ये होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नेचर के। मैंने कहा कैसे होते हैं, मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नेचर के। इसका मतलब है जटिलतम कार्बनिक प्रकृति के पदार्थ को हम क्या करते हैं, जो है मुख गुहा में ग्रहण करते हैं। और पाचन क्या होता है, बेसिकली जो भी फूड सब्सटेंस हम इनटेक करते हैं माउथ कैविटी, ओरल कैविटी में, तो बेसिकली वो कैसे नेचर के होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नेचर वाले जो फूड सब्सटेंस होते हैं, कंपाउंड को बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हम क्या करते हैं, किसमें चेंज कर देते हैं, मैंने कहा सिंपल फॉर्म में, और एब्जॉर्ब होने वाले फॉर्म में क्या करते हैं, हम चेंज कर देते हैं, राइट। आई रिपीट, तो हम किस तरह से डाइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि डाइजेशन इज दैट type of process, that type of biological process in which the complex organic nature may be converted into the simple and absorbable form, right। So basically मैंने कहा कि पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं वो आधारभूत रूप से, मूलभूत रूप से किस प्रकृति के होते हैं, मैंने कहा जटिलतम कार्बनिक प्रकृति के होते हैं। और पाचन की जो है प्रक्रिया के द्वारा इस जटिलतम कार्बनिक प्रकृति के पदार्थ को सरलतम और अवशोषित होने योग्य भाग में जो है परिवर्तित किया जाता है। और ये जो परिवर्तन होता है, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सेकेंड स्टेप पढ़ रहे हैं, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वी जनरली यूज्ड द एंजाइम, राइट। और ये जो एंजाइम होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम जो है ये रिएक्शन अपने को देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम की उपस्थिति में पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं
कि व्हाट इज डाइजेशन। मैंने कहा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नेचर के जो फूड होते हैं वो चेंज होते हैं किसमें, सिंपल फॉर्म में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। अब हम लीड करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप, आवर थर्ड स्टेप, जो कि किसके बाद आएगा, मैंने कहा अब हम थर्ड स्टेप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं, डाइजेशन के बाद हम स्टडी करते हैं अवशोषण की प्रक्रिया को। किसकी, मैंने कहा अवशोषण की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बेसिकली अवशोषण क्या होता है कि जो भी फूड सब्सटेंस अपन ने लिया और उसका क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, तो उस फूड सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, उस खाद्य पदार्थ को कहते हैं डाइजेस्टिव फूड, पचित भोजन कहते हैं। और इसी पचित भोजन का जो है रक्त केशिकाओं में प्रवेश होगा, ब्लड कैपिलरीज में जो ये डाइजेस्टिव फूड क्या होंगे, एंट्री शो करेंगे, और वहां पर कौन सी प्रोसेस देखने को मिलेगी, हमें यहां पर एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो अवशोषण है क्या, मैंने कहा रक्त केशिकाओं में जो पचित भोजन होते हैं वो प्रवेश करते हैं, और वहां पे प्रक्रिया जो प्रारंभ होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एब्सॉर्प्शन कहते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेप भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम स्टडी करते हैं जो है बेसिकली जो फोर्थ स्टेप होता है होलोजोइक में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, वो क्या होता है, तो आफ्टर एब्सॉर्प्शन एक प्रोसेस या एक स्टेप होता है, इसे स्टूडेंट कहते हैं एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्वांगीकरण। क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहा जाता है। तो एसिमिलेशन क्या होता है बेसिकली कि जो भी फूड डाइजेस्टेड हो चुका है, एब्जॉर्ब्ड हो चुका है, इसका मतलब पचित भोजन और अवशोषित भोजन जो है उसको यूटिलाइज करना, उसको यूज करना क्या कहलाता है, यूज करना जो है बेसिकली कहलाता है एसिमिलेशन या फिर स्वांगीकरण, राइट। इसको हमें डिटेल में स्टडी नहीं करना है। बेसिकली अगर हम देखें नेक्स्ट प्रोसेस वो क्या होता है, मैंने कहा नेक्स्ट जो स्टेप होता है, लास्ट स्टेप दैट इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा जो फिफ्थ प्रोसेस हमें देखने को मिलता है, फिफ्थ स्टेप जो होता है इस न्यूट्रिशन में, वो होता है ईजेशन, राइट। क्या होता है, ये होता है ईजेशन। आपको यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने यहां पर क्या बताया है, मैंने यहां पर बताया है इंजेशन और यहां पर क्या है, ईजेशन। बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर इनटेक ऑफ फूड मतलब खाद्य पदार्थ को जो है ओरल कैविटी में अंदर लेना, बेसिकली यहां पर इन लिखा हुआ है, तो ये क्या है, फूड सब्सटेंस को इनटेक करना। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है। ई को बेसिकली आप क्या ले सकते हैं, यहां पे बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एग्जिट, मतलब इसको एलिमिनेट करना, उसको क्या करना, रिलीज करना। मैंने कहा जो भी फूड सब्सटेंस ऐसे हो जिसका डाइजेशन या फिर एब्सॉर्प्शन कंप्लीट नहीं होता है, मैंने कहा ऐसे फूड सब्सटेंस जिसका डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन मतलब पाचन अवशोषण कंप्लीट नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अपचित और अनअवशोषित भोजन कहते हैं, राइट। और अब क्या होगा कि वही अपचित भोजन जो है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेप प्रोसेस इगेशन, वो क्या हो जाएंगे, थ्रू आउट द बॉडी वो एक्सक्रीट हो जाएंगे, बाहर की तरफ निष्कासित हो जाएंगे, और इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, हम इसे इजेशन कहते हैं। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि एक टर्म जो है आपने सुना होगा एक्सक्रीशन, राइट। एक टर्म क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, जिसे हम उत्सर्जन कहते हैं। लेकिन यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पे इजेशन लिखा है। देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। यहां पर एक बहुत बड़ा अंतर होता है। बेसिकली इजेशन को हम एक्सक्रीशन नहीं कह सकते, क्यों, बेसिकली ये तो एक छोटा सा लेवल है, छोटा सा प्रोसेस होता है। लेकिन ये जो एक्सक्रीशन होता है, ये जो उत्सर्जन होता है, ये उत्सर्जी तंत्र का शब्द है, एक लार्ज लेवल का टर्म होता है। इट इज बेसिकली बिलोंग टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से क्या होता है, बने होते हैं, और उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तो मैंने कहा ये स्टेप तो जनरली किस में इन्वॉल्व होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व होता है, और ये इसे आपको एक्सक्रीशन नहीं समझना है, राइट। लेकिन अब हम ये बात करते हैं कि बेसिकली ये इरिगेशन के प्रोसेस में ये जो भी प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं हिंदी में बहिक्षेपण। क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। इरिगेशन को अंतर्ग्रहण कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, बहिक्षेपण कहते हैं। तो बेसिकली ये जो इरिगेशन का प्रोसेस होता है, इसमें जिस भी प्रकार के पदार्थ को हम बाहर निकालते हैं या फिर एलिमिनेट करते हैं बॉडी से, बेसिकली कहां से करते हैं, मैंने कहा गुदा द्वार या फिर एनस से इसको बाहर जो है एलिमिनेट किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। लेकिन
लेकिन ये जो पदार्थ होते हैं उसे हम कहते किसे हैं, बेसिकली इसका नेचर क्या होता है या फिर इसकी प्रकृति क्या होता है, तो बेसिकली हम ये स्टडी करने वाले हैं। इसको कहा जाता है नाइट्रोजिनस, क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक बेस प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, बेस प्रोडक्ट। आई रिपीट, जिन सभी पदार्थों को एलिमिनेट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एनस, दैट ऑल द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इन नेचर दे आर नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिक बेस प्रोडक्ट, राइट। वो क्या होते हैं, ये जो हैं ये बेसिकली नाइट्रोजनीकृत उपापचय जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं जिसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। लेकिन आप इतना तो जानते होंगे कि जिन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसमें मैंने लिखा है यहां पे नाइट्रोजिनस, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इन सभी प्रकार के पदार्थ में क्या प्रेजेंट होगा, मैंने कहा नाइट्रोजन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, राइट, तो ये हो सकते हैं अमोनिया, ये क्या हो सकते हैं, मैंने कहा ये NH3 हो सकते हैं, राइट, अमोनिया हो सकते हैं, या फिर ये हो सकते हैं यूरिया, क्या हो सकते हैं, मैंने कहा इट मे बी यूरिया, और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड ONH2, राइट। सो बेसिकली ये जो नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक बेस प्रोडक्ट इसको एलिमिनेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनस, इट मे बी अमोनिया, इट मे बी यूरिया, एंड इट आल्सो मे बी यूरिक एसिड। क्या होता है, ये यूरिक एसिड भी हो सकते हैं। बेसिकली जो यूरिक एसिड होते हैं वो स्थलीय जीव के द्वारा जो है निष्कर्षित किए जाते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ये जो यूरिक एसिड होते हैं वो सेमी सॉलिड प्रकार के पदार्थ होते हैं, अर्ध ठोस प्रकार के पदार्थ होते हैं। बेसिकली ये जो अमोनिया होता है वो जलीय जीव जो होते हैं वो बेसिकली इसी मेथड से, मतलब वो क्या होते हैं, अमोनोटैलिक होते हैं, और ये अमोनिया को क्या करते हैं, निष्कर्षित करते हैं, राइट। और जो यूरिया को निष्कर्षित करने वाले जीव होते हैं उसे यूरियोटैलिक कहते हैं। इसे भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये तो अभी हमने क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ा। मैं अब आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली ये जो एनिमेलिया किंगडम है यहां पर मैंने आपको क्या क्या बताया, वन मोर टाइम रिवाइज करते हैं अपन। मैंने आपको यहां पर बताया कि बेसिकली एनिमेलिया किंगडम में जो भी सदस्य आते हैं, ऑल द स्पीसीज व्हिच बिलोंग टू द एनिमेलिया किंगडम, इट मे बी यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, इट मे बी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड इन दैट टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट इज स्पेशली बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी इन्वॉल्व इनटू या कैन बी डन बाय द 5 बेसिक टाइप ऑफ steps and processes, and the first step that belong to this particular nutrition, that may be ingestion, that may be digestion, it may be absorption, after absorption we can say it may be assimilation, we can say egestion, right। इन सभी processes के बारे में मैंने आपको बताया। If I talk about the process ingestion, then basically if the food substance that we intake in the oral cavity, this particular process is known as ingestion, and what will happen in the process of digestion, how we can define it। तो ये कहा मैंने कि basically with the help of different type of hydrolytic enzyme, digestive enzyme, the conversion of the complex organic nature food into the simple form क्या कहलाता है, वो digestion कहलाता है। मैंने कहा absorption, तो basically जो भी food होता है जिसका digestion नहीं होता है, basically जिसका digestion हो जाता है उसे क्या कहते हैं, मैंने कहा उसे कहते हैं पचित भोजन, और जिसका नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, अपचित भोजन कहते हैं। तो अपचित भोजन को तो इगेशन के थ्रू क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, और जो पचित भोजन होता है उसका क्या होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा, राइट। और अवशोषण कहां होगा, रक्त केशिकाओं में होगा, ब्लड कैपिलरीज में होगा। उसके बाद स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है, एसिमिलेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है, और स्वांगीकरण में जो भी पदार्थ होते हैं अवशोषित या फिर जो भी पदार्थ जो है पचित होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इन सभी पदार्थों का डाइजेस्टिव फूड का यूटिलाइजेशन क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। एंड लास्ट प्रोसेस व्हिच बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज इगेशन, एंड इगेशन मे बी belong to the nitrogenous metabolic base product। it means कि यहां पे there is a elimination of the nitrogenous metabolic base product। if I talk about this type of product, it may be ammonia, it may be urea, it may be uric acid, right। ये ammonia, urea और uric acid भी हो सकता है। one more important point जो मैंने आपको बताया कि there is a bigger difference between the egation and the excretion। egation is a small process, but on the other hand excretion is a large process। it is a term
किंगडम दैट इज बिलोंग टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां पे इजेशन मतलब बहिक्षेपण और उत्सर्जन में बहुत बड़ा अंतर होता है। उत्सर्जन उत्सर्जित तंत्र का शब्द होता है, राइट, और इजेशन जो होता है एक बहिक्षेपण की प्रक्रिया होती है, जो ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो भी किंगडम एनिमेलिया के बारे में ही है, उसके बाद हम जो है कल लेक्चर लेंगे, लेकिन वो जो लास्ट टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। वो क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं किंगडम एनिमेलिया के बारे में ही। तो बेसिकली हम जो है अब स्टडी करते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। कुछ एक स्पेशल पॉइंट जो कि आपको जानना चाहिए उसे ही हम स्टडी करते हैं, राइट। तो किंगडम एनिमेलिया की अगर बात करते हैं स्टूडेंट, तो बेसिकली क्या कहा जाता है कि किंगडम एनिमेलिया को मैंने क्या कहा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, इट इज ऑल्सो नोन एज मेटाजोआ। इसे क्या कहते हैं, इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है, जहां पे जोआ जो है इसका मीनिंग क्या होता है, एनिमल होता है, जंतु होता है, राइट। अब अगर हम स्टडी करें कि ये जो किंगडम एनिमेलिया या मेटाजोआ है, जिसमें हम बेसिकली एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको जनरली ये क्या है, ये कहा मैंने ये किंगडम है, लेकिन इसको बेसिकली क्या है कि ऑन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट मे बी डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम। इसे जो है इस जगत को, इस मेटाजोआ जगत को, एनिमेलिया जगत को 2 उप जगत में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शारीरिक संगठन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि इनकी जो बॉडी है वो सेल से बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं, या फिर टिश्यू से बने हैं, ऑर्गन से बने हैं, या फिर किससे बने हैं, मैंने कहा ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र से बने हैं, राइट। तो इसके बेसिस पे यहां पर हम कितने टाइप के सब किंगडम की बात करेंगे, यहां पर हम 2 टाइप के सब किंगडम उप जगत की बात करेंगे, राइट। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर शारीरिक संगठन का स्तर, जो फर्स्ट जो सब किंगडम होता है मेटाजोआ में, उसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पेराजोआ। आई रिपीट, क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है पेराजोआ। और जो सेकेंड सब किंगडम होता है उसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है यूमेटाजोआ। क्या कहते हैं, आई रिपीट, इसे कहा जाता है यूमेटाजोआ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि the kingdom Animalia that is also known as Metazoa on the basis of level of organization it may be divided into 2 subkingdom. The first subkingdom is Perazoa and the next one is Eumetazoa, right? तो पहला जो उपजगत है वो पेराजोआ है और दूसरा क्या होता है, यूमेटाजोआ। इसके बारे में कुछ एक बातें हम स्टडी करते हैं कि बेसिकली ये जो पेराजोआ है इसमें क्या क्या जो है, किस किस प्रकार के फाइलम के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें बेसिकली एक सिंगल फाइलम ही होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉरीफेरा। यहां पे हम प्रोटोजोआ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोटोजोआ जो है वो अकोशिकीय प्रकार के जीव होते हैं, ए सेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट डोबेल, राइट। तो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहां पर। मैंने कहा कि अगर हम पेराजोआ की बात करते हैं तो उसमें कौन सा फाइलम आता है, पॉरीफेरा फाइलम या फिर स्पंज आता है। और बेसिकली जो पॉरीफेरा फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इट इन्वॉल्व टू द, इट इज रिलेटेड टू द पेराजोआ, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पेराजोन्स, राइट। सो बेसिकली पेराजोआ में क्या कहते हैं, एक सिंगल फाइलम आता है। हमने यहां पे एग्जांपल ले लिया, कौन सा फाइलम है, पॉलीफेरा, ये स्पंज होता है। लेकिन इसमें कहा जाता है कि पेराजोआ में क्या अब्सेंट होता है। मैंने कहा इसमें जो नर्व्स होता है ना वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। इसमें तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती है। किस उपजगत में, किस सब किंगडम में, मैंने कहा पेराजोआ में तंत्रिकाएं अनुपस्थित होती है और ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये पॉरीफेरा कहलाते हैं। बेसिकली पॉरीफेरा जो फाइलम है वो पेराजोन्स में आते हैं। अब हम स्टडी करते हैं यूमेटाजोआ के बारे में। अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि कहीं भी आपको यू टर्म दिखाई दे तो उसका मीनिंग क्या होता है, मैंने कहा ट्रू होता है, इसका मतलब रियल होता है। इसका मतलब यह है कि इसमें नर्व्स एब्सेंट है, तो इस पर्टिकुलर उपजगत में सब किंगडम में क्या प्रेजेंट होगा, मैंने कहा नर्व्स यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली यूमेटाजोआ में क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा यहां पे नर्व्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम नर्व्स की बात करते हैं तो बेसिकली इस यूमेटाजोआ सब किंगडम में हम कौन कौन से फाइलम की बात करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे हम ले लेते हैं फर्स्ट जो फाइलम होता है स्टूडेंट, यहां पे शॉर्टकट ही सिंबल के थ्रू हम स्टडी करते हैं, राइट।
तो इसमें जो है बेसिकली सीलेंट डेटा भी आता है। क्या आता है? पॉरीफेरा मैंने इसमें लिया, और उसके बाद जो भी फाइलम होते हैं पॉरीफेरा के बाद जो हमने स्टडी किया था 10 टाइप के फाइलम, वो बेसिकली पॉरीफेरा के बाद जो है आते हैं, राइट। मैंने कहा कि ये जो सीलेंट डेटा होते हैं, या फिर हमने कहा कि ये जो टीनोफोरा होते हैं या प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, मैं बस सिंबल यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है। सीलेंट डेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्कहेल्मिन्थीज, और इसके साथ साथ क्या, एनेलिडा, इसके साथ साथ ऑर्थ्रोपोडा लेते हैं, यहां पे मोलस्का की भी बात करेंगे, इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे हेमिकोडेटा एज वेल एज कॉर्डेटा। इन सभी प्रकार के जो फाइलम होते हैं, संघ होते हैं, वो किस उपजगत से संबंधित होते हैं? मैंने कहा दिस ऑल टाइप ऑफ फाइलम आर बिलोंग टू द यूमेटाजोआ सब किंगडम इन विच नर्व्स आर प्रेजेंट। इन सभी प्रकार के संघ जो कि यूमेटाजोआ उपजगत से संबंधित होते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। और बेसिकली आपको यहां पर एक नोट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, वो क्या है? मैंने कहा कि ये जो सीलेंट डेटा होता है स्टूडेंट, बेसिकली इसमें क्या होता है? मैंने कहा सीलेंट डेटा में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? मैंने कहा ये जो नर्व्स होते हैं ना, इस नर्व्स का जो ओरिजिन है या फिर इस प्रकार के तंत्रिकाओं का जो विकास होता है, बेसिकली वो कहां होता है? मैंने कहा ये जो नर्व्स होते हैं इसका ओरिजिन कहां हुआ था? पहली बार मैंने कहा सीलेंट डेटा में हुआ था। कहां हुआ था? सीलेंट डेटा में हुआ था। उनके जो बॉडी वॉल होते हैं, जर्म लेयर होते हैं, या बेसिकली जो मीजोगिलिया हम पढ़ेंगे वहां पर उनके जर्म लेयर में जनन स्तर में जो है क्या पाई जाती हैं? मैंने कहा यहां पर नर्व्स पाई जाती हैं। तो पहले जो तंत्रिकाओं का विकास हुआ था, उद्विकास हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था, वो कहां हुआ था? वो सीलेंट डेटा, बेसिकली सीलेंट डेटा फाइलम में ही हुआ था, राइट। तो हम इन सभी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज का लेक्चर जो था वो किसके बारे में था? मैंने कहा in the today's lecture we studied about the 5 kingdom classification which was proposed by the R.H. Whittaker in 1969। हम इन सभी जगत के बारे में हमने स्टडी किया। फिर हमने प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय प्रकार के जो जीव होते हैं क्या होते हैं, हमने ये स्टडी किया। किंगडम एनिमेलिया को स्टडी किया। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में किस किस प्रकार के स्टेप्स होते हैं, हमने वो स्टडी किया। एज वेल एज हमने यहां पर क्या देखा? हमने देखा कि हाउ वी कैन क्लासिफाई पेराजोआ एंड यूमेटाजोआ, राइट। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, दैट विल बी अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम अब जो है वन बाय वन, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट लाइव सेशन में आपको बताया था कि शारीरिक संगठन का स्तर, देह गुहा, जो जनन स्तर होते हैं, बॉडी वॉल होते हैं, जम वॉल होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बॉडी कैविटी सिलोम होता है, सिमेट्री सम्मिति होता है, नोटोकॉर्ड होता है, उन सभी को वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं, राइट। वो हम जो है कल सुबह वापस से 11 बजे वो स्टडी करेंगे, राइट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, लाइव सेशन पसंद आया हो, तो हमारे राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। और जो है अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में या फिर कुछ अलग तरह के डाउट्स आते हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो यू कैन कमेंट, यू कैन गिव दैट पर्टिकुलर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है उस सभी बातों को, अपने डॉट्स को पूछ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो अब जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर मैं इन सभी लेक्चर की बात करूं, तो ये लेक्चर अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारा जो ऐप होता है राजधानी एजुकेशन का, उसे भी प्ले स्टोर पे जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं।